तो सर माइंड और गट का आपस में एक्चुअल कनेक्शन क्या होता है? हर पल आपका गट आपके माइंड को मिरर कर रहा होता है। जो भी आपके माइंड में चल रहा है वही आपके गट में चल रहा है। पूरे ब्लड में जितनी आपके पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको आप इम्यूनिटी सेल्स कहते हैं, उससे ज़्यादा आपके गट में है। मोटापा जो है कैलोरी की डिजीज नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कैलोरीज घटा के देख लिया, कुछ नहीं होता। तो वो कौन से टॉप साइंस होंगे जिससे वो आइडेंटिफाई करें कि मेरी जो गट हेल्थ है उसके ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है? देखिएगा, जब भी आपके गट के बैक्टीरिया ओके नहीं है तो आपको जो पीरियड्स में जो इवन पेन होता है, मूड स्विंग होता है, वो बड़ा कॉमन है। और ये कभी ना कहें कि अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, कभी ये शब्द ना बोले अब मैं जी कर क्या करूंगा, कभी ये मत कहें कि अब मैंने जीवन के सारे काम पूरे कर लिए। हमेशा ये देखते रहें कि कल सुबह आपके लिए यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा काम है करने के लिए। मैं 3 ही वर्ड पर जीता हूँ, एक है रेस्ट, एक है डाइजेस्ट और एक है मैनिफेस्ट। इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। शिखा ने इतना एक्सप्लोर कर दिया है इस टॉपिक को कि आपको बहुत आनंद आएगा। मैंने सचमुच में इसको एंजॉय किया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सवाल और जो यहाँ पर हमने चीज़ों को गहराई तक जाना है, वो रेयरली किसी और पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिलेगा। एंजॉय करिएगा। नमस्ते एंड वेलकम टू कैंडिड टॉक्स विद मी डॉक्टर शिखा। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर राम वर्मा, जिनको कि एनएलपी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू वो हमको हेल्दी होना सिखाते हैं, हेल्दी लाइफ जीना सिखाते हैं। और आज के वीडियो में हम उनसे स्पेसिफिकली सीखने वाले हैं माइंड और गट के कनेक्शन के बारे में, कि कैसे हमारा गट इम्पैक्ट करता है हमारी मेंटल हेल्थ को और कैसे हमारी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट करती है हमारे गट को। इन दोनों के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाकर कैसे हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। साथ ही वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिनसे कि हम जो एजिंग का प्रोसेस है उसको डिले कर सकते हैं या उसको रिवर्स कर सकते हैं, अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें ऐसी जो हमको हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी, हमें एक स्वस्थ जीवन जीना सिखाएंगी, वो आज हम उनसे सीखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेलकम सर, कैसे हैं आप? फाइन। आप कैसे हैं? सर मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और अब क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी नई चीज़ें आपसे सीखने वाली हूँ तो इसलिए और ज़्यादा अच्छी हूँ। तो सर जैसे कि आप हमेशा बात करते हैं कि हमारा माइंड और हमारे गट में एक कनेक्शन होता है, कि जैसी मेंटल हेल्थ रहेगी वैसे ही हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो उसके हमारी बन जाएगी, वैसे ही हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी हेल्थ को। तो सर माइंड और गट का आपस में एक्चुअल कनेक्शन क्या होता है? देखिए, जो भी आप माइंड में सोचते हैं वो पूरी बॉडी के साथ ही उसका कनेक्शन है। एक थॉट आपकी हार्ट बीट को बदल देता है, एक थॉट आपका सांस रोक देता है, एक थॉट आता है तो आपको सर दर्द हो जाता है, एक थॉट आता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। यानी कि हर थॉट आपकी बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है एक बायोलॉजी के रूप में। यहाँ पर थॉट है सिर्फ वेग, अनक्लियर, लेकिन वो बॉडी तक आते-आते केमिस्ट्री में बदल जाता है। और केमिस्ट्री में इसलिए बदलता है कि कोई भी थॉट जब पैदा होता है, वो हमारी ग्लैंड्स पर फ़र्क डालता है। यानी कि जो हमारी, जिनको हम एनर्जी चक्रा कहते हैं, तो हमारे पास जितने भी एनर्जी चक्र हैं वो सिर्फ थॉट के ऊपर ही काम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस समय किसी भी फ़ेवरेट फूड के बारे में सोचें, तो आपके मुँह में पानी आ जाएगा। ये यानी कि आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उन्होंने एक्शन ले लिया है, एक पिक्चर बनते ही या मेरी आवाज़ सुनते ही। और इतना ही नहीं, आपके पेट में जितने एंजाइम बनाने वाले सेंसर्स हैं या ग्लैंड्स हैं वो भी एक्टिवेट हो गई है। तो हर हमारे पास जो भी थॉट आता है उससे हमारी बॉडी पर इमीडिएटली फ़र्क पड़ता है। जिसको हम कह सकते हैं कि थॉट आर नॉट द वेग थिंग्स, वो अपनी केमिस्ट्री बना लेते हैं और बायोलॉजी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जो भी थॉट आपके पास है वो आपके स्टमक पर ये प्रभाव डालता है, ये फ़र्क डालता है कि आप अपना एसिड कम निकालेंगे कि ज़्यादा निकालेंगे। जिसको आप कई बार कहते हैं कि लो एसिड बन रहा है आपको, या फिर हाई एसिड यानी कि एसिडिटी हो रही है। या फिर आपके जो थॉट हैं वो आपकी छोटी आँत को इम्पैक्ट करेंगे कि वो किस तरह से अपना मूवमेंट कर रही है। क्या आपके न्यूट्रिशन प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहे नहीं हो रहे, ये आपके माइंड के साथ उसका रिलेशन है। इसी तरह से बड़ी आँत में जो आपके बैक्टीरिया हैं, जो 100 ट्रिलियन होने चाहिए, जो आपको ज़िंदा रखते हैं, जिनकी कमी के कारण हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, और अगर वो बैक्टीरिया नहीं है तो हम जी नहीं सकते। तो वो बैक्टीरिया के साथ हमारा माइंड डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इसी को हम माइंड गट कनेक्शन कहते हैं। इवन जो आपके पास हार्ट बर्न है, जिसको आप हाईली एसिडिक आई मीन रिफ्लक्स कहते हैं, वो भी आपके माइंड से ही है। जब आप माइंड में उबल रहे होते हैं तो आपका गट भी एक तरह से एसिडिटी क्रिएट करता है। जब आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो आपकी जो गट की एक्टिविटी वो स्लो डाउन हो जाती है। हर पल आपका गट आपके माइंड को मिरर कर रहा होता है। जो भी आपके माइंड में चल रहा है वही आपके गट में चल रहा है। आपके गट
आपका गट मात्र मुँह से शुरू होकर एलिमिनेशन पार्ट तक, ये सिर्फ़ एक ट्रैक नहीं है, यानी कि ये एक पाइप नहीं है। ये पूरी पूरी तरह से एक माइंड है। हमें ये सोचना होगा कि जितनी हमारे पास स्पाइन में जितनी हमारे न्यूरॉन्स हैं, यानी कि हमारी ब्रेन सेल्स हमारे स्पाइन में भी होती है, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उससे ज़्यादा आपके गट में है। यानी कि गट आपका पूरी तरह से एक माइंड है, इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। जितनी आपके पास पूरे ब्लड में जितनी आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको आप इम्यूनिटी सेल्स कहते हैं, उससे ज़्यादा आपके गट में है। और इतना ही नहीं, जो आपकी इम्यूनिटी जो पैदा करते हैं जब आप, तो उसमें गट का रोल है, और रोल ही नहीं है बल्कि उस इम्यूनिटी को वो ट्रेंड भी करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अनट्रेंड रह गई या गलत तरीके से ट्रेंड हो गई, तो आपकी इम्यूनिटी आप ही के अंगों को, आपके ऑर्गन्स को मार सकती है, जिसे आप ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसलिए जितने लोगों का गट खराब है, उनको आईबीएस है, उनको फ्लैचुलेंस है, उनको लंबे समय तक आई मीन इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है आपके गट में, तो आप देखेंगे कि उनको कोई ना कोई बीमारी, जिसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं, जो थायराइड से शुरू होती है, बालों का गिरना है, स्किन डिजीज़ यानी कि जो सोराइसिस है, या फिर आपके डायबिटीज़ 1 है, जिसमें आपका पैनक्रिया को अटैक कर देती है आपकी इम्यूनिटी। क्योंकि आपके गट ने और माइंड ने मिलकर आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को और बाकी इम्यून सेल्स को ट्रेनिंग देनी थी, और आपका गट अगर प्रॉपर नहीं है, तो वो दूसरे को क्या ट्रेनिंग देगा? इसलिए गट का हेल्दी रहना आपके आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर ये आप एक किताब पढ़ें जिसका नाम है द 10 आई मीन ब्रेन मेकर, वो गट और माइंड के ऊपर ही है। तो उन्होंने कहा है कि सभी बीमारियाँ एक्सीडेंट को छोड़कर आपके गट और माइंड की देन है। और एक किताब, उसी किताब में फिर आगे भी लिखा है कि आपका इवन एक्सीडेंट भी जो है, वह भी गट में एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, उसका कारण बनता है। यानी कि हमारे गट के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया है, पनप जाता है, जो हमें बिल्ली के पेट से मिलता है, और वो 5 साल तक अगर बिल्ली कहीं गार्डन में जाकर उसकी डेथ हो गई है या उसने अपना स्टूल वहाँ छोड़ा है, तो उसके गट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, जिसको हम टोक्सोप्लाज़्माटा कहते हैं या टोक्सोप्लाज़्मा गोंडाई कहते हैं, कभी भी आप गूगल करिएगा। वो बैक्टीरिया 5 साल तक वेट करता है कि वो किसी आदमी के पैर पर चला जाए, यानी कि, या किसी तरह से वो किसी खाने के ऊपर चिपक कर आदमी के गट तक चला जाए। हमें 30% लोगों के पास वो बैक्टीरिया आ चुका है, और ये पाया गया है कि जितने भी लोग एडवेंचरस होते हैं या एक्सीडेंटल उनकी नेचर होती है एक्सीडेंट करने की, तो उनकी गट में ये बैक्टीरिया पाया गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उस गट में अपने खूबसूरत बैक्टीरिया को पनपा लें, ताकि वो उस बैक्टीरिया को दबाए रखें। यानी कि अब हम ये भी मान सकते हैं कि अगर हम बिना मतलब एडवेंचरस हो रहे हैं, बिना मतलब हम तेज़ गाड़ियाँ चला रहे हैं, बिना मतलब हम ऐसे पंगे ले रहे हैं जहाँ पर हमारी मौत हो सकती है, तो उसमें भी हमारे गट का रोल है, यानी कि गट ने हमारी माइंड को पूरी तरह से हैक कर लिया है। यानी कि माइंड और गट का कनेक्शन हमेशा बना हुआ है, और ये कनेक्शन हमारा सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि माइंड ने कुछ वहाँ पर गट को कुछ कह दिया, पूरा एक सिस्टम है। आपके ब्रेन से या ब्रेन स्टेम से पूरा नेटवर्क आपके गट की तरफ जाता है, जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं, और ये वेगस नर्व आपके सभी अंगों पर, जो मेजर पार्ट्स हैं आपके, उन पर आपके थॉट को लेकर जाती है। ये वेगस नर्व की खास बात ये होती है कि इसमें 2 तरह के न्यूरॉन होते हैं, 2 तरह के, चूँकि नर्व है तो इसमें न्यूरॉन होंगे, यानी कि इसमें ब्रेन सेल्स होंगी। इसमें 20% ब्रेन सेल ऐसी हैं जो माइंड की इन्फॉर्मेशन को आपके बॉडी पर ले जाते हैं, और 80% न्यूरॉन ऐसे हैं जो बॉडी की इन्फॉर्मेशन को आपके माइंड को देते हैं। अगर आपने किसी भी वक़्त गलत खाना खा लिया, या वो खाना खा लिया जो आपको डायटीशियन ने तो लिख दिया है गलती से, लेकिन आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हमारी डाइट कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती, वो सब्जेक्टिव है। एक चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है, पर वही चीज़ दूसरे आदमी के लिए हो सकता है कि उसका गट के जो सेंटर्स हैं या गट के जो सेंसर्स हैं, वो उसको लाइक नहीं कर रहे, या उसके लिए वो बैड ट्रिगर है। तो जब भी आपके पास कोई भी खाना बेकार जाएगा, इमीडिएटली आपका गट जो है एक सेंसेशन क्रिएट करेगा कि मुझे ये खाना नहीं चाहिए, और आपके सेंटर्स जो हैं वो आपकी वेगस नर्व को बता देंगे, और ये वेगस नर्व आपके ब्रेन को बताएगी। अब ब्रेन इमीडिएटली आपके गट को कोई ना कोई मैसेज देगा। वो ये भी हो सकता है कि भई इस खाने को उल्टी से बाहर फेंको, जिसको हम वॉमिटिंग कहते हैं। वो ये भी कह सकता है इसको लूज़ मोशन से बाहर निकालो।
वो ये भी कह सकता है कि आपके पेट में मरोड़ हो जाए। वो ये भी कह सकता है कि आपका पेट फूल जाए, ताकि आप आगे से ध्यान रखें। वो ये भी कह सकता है कि आपको ये खाना जो है यहीं रुका रहे और आपकी आंतों की आई मीन मूवमेंट कम कर दे, क्योंकि ये आगे बढ़कर नुकसान कर सकता है जब तक कि बॉडी की इम्यूनिटी से ना मार दे। यानी कि माइंड जो भी देगा वो मैसेज को आई मीन आपके गट को मैसेज देगा। इस गट के एक्शन को हम गट रिएक्शन कहते हैं। इसी को गट फीलिंग कहा जाता है। कई बार जब आपके लिए माइंड को एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिलती है कि यार मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, तो कई बार आपका गट आपको बता देता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई बार ऐसे ही आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपका गट मना कर देता है। यानी कि आपके गट के अंदर पूरी तरह से आप ही बैठे हुए हैं एक विज़डम के साथ। तो आपको ये समझना है कि हमेशा आपकी बॉडी, क्योंकि हम गट की बात कर रहे हैं, तो आपका गट हमेशा एक सेंसेशन दे रहा है। इस समय मुझे भूख लगी है, तो सेंसेशन आपके ब्रेन को मिल जाती है और आप एकदम से पिक्चर बनाने लगते हैं, चलो बर्गर खाते हैं, चलो आई मीन पराठे खाते हैं, चलो कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। और वो पिक्चर जैसे ही आपकी मैच होती है बाहर की वर्ल्ड में, किचन में या आपके पास अवेलेबिलिटी है, तो वो कहता है खा लो। और इमीडिएटली आपका गट जो है एसिड निकालना शुरू कर देता है। आपके बाइल्स जूस शुरू हो जाते हैं देखते ही या मुँह में जाते ही। इसे उसे वो पचाने लगता है। इसे हम गट से रिएक्शन कहेंगे। यानी कि हर टाइम आपका गट आपको एक सेंसेशन दे रहा है और आपसे कह रहा है कि मैं क्या करूँ? वो हेड ऑफ़िस है, ये बाप है और वो एकदम से उसको रिएक्शन दे देता है, जैसा भी माइंड कहेगा कि मुझे ये लग रहा है कि ये खाना खराब है, तो आपका गट इवन वापस फेंक देगा। कई बार वोमिटिंग जो होती है वो नहीं होती जो पेट में सामान था या खाना था। वो भी होता है कि जो आपकी आंतों में चला गया 10 फीट आगे, और गट ये छोटी आंतें ये देख लेती हैं अपने सेंसर से कि भाई यहाँ पर ये खाना गलत आ गया है और हम इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ये बाहर जाना ज़रूरी है और अभी 20-25 फीट बची हुई है। वो कह देगी त वहाँ तक तो नुकसान होगा। तो ये वापस करना शुरू कर देता है। कितना बड़ा मैकेनिज़्म है। इतना ही नहीं, जैसे ही माइंड को पता चलता है, गट को पता चलता है कि ये मुझे बाहर फेंकना है, ये माइंड की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है मेरे पास। तो अगला काम क्या करता है कि आपकी पूरी बॉडी को वॉमिट से पहले पूरा स्क्वीज़ कर देगा। ऐसा लगता है कि आप दब रहे हैं। कई बार आप कहते हैं कि मेरे कंधे पकड़ लो। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा माथा पकड़ लो जब वॉमिटिंग होती है। बिकॉज़ उस टाइम पूरी बॉडी स्क्वीज़ करती है। पूरी ताकत से माइंड जो है आपकी बॉडी को स्क्वीज़ करता है। यानी कि श्रिंक करता है ताकि जो भी मटेरियल है वो तेज़ी से बाहर आए। और उस समय एक साँस आपको लेने के लिए बॉडी कहती है और उसके बाद एकदम से आपके सलाइवा बहुत सारा भर जाता है मुँह में। वो इसलिए भरता है कि आपका सलाइवा अल्कलाइन होता है। अगर उस समय सलाइवा ना निकले तो ये जो पेट का जो एसिड है, उसका पीएच वैल्यू 3 होता है। वो आपके दाँतों का एनामल ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद कर सकता है। इतना खतरनाक होता है हमारे पेट का एसिड। यूँ समझिए कि जितना आप मैं एक किताब में पढ़ रहा था, जितना एक आपके कार की बैटरी में जो पीएच होता है, वह भी 3 ही होता है और आपके गट का एसिड भी 3 होता है और ये पूरा कंट्रोल्ड है आपके माइंड के द्वारा। तो आप अपने माइंड और गट के कनेक्शन को जितना गहराई तक समझेंगे, उतनी ही उम्र लंबी होगी और उतना ही आप बढ़िया तरीके से इसे जी सकते हैं। जी, तो जैसे आपने ये बताया कि माइंड और गट का कनेक्शन होता है और इतना इंटेलिजेंट मैकेनिज़्म है हमारा अंदर कि वो बता देता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही थी, क्या नहीं थी। तो जैसे हम लोग जैसे फ़ास्ट फ़ूड की बात करें, अब आजकल बहुत है कि सबको क्रेविंग्स होती है कि फ़ास्ट फ़ूड की क्रेविंग हो रही है, अब ये खा लिया, अब वो खा लिया। तो वो जो हमारा इंटेलिजेंट मैकेनिज़्म है, उसके ऊपर क्या चीज़ होती है जो उसको ओवर पावर कर देती है और हम फिर भी रुकते नहीं हैं और हम उन चीज़ों को खाते रहते हैं और ये सारी चीज़ें? इसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो क्रेविंग है आपकी हुँ, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की, जिसको आप जंक फूड कहते हैं या हुँ, हुँ। मिठाइयाँ, हुँ, ठीक है ना? कि कुछ मीठा हो जाए खाने के बाद, याद रखिएगा ये आपकी क्रेविंग नहीं है। हुँ। यह आपकी एक बीमारी को रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम है सीबो, स्मॉल जी, इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, और एक है जी। सीफो, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। इन दोनों को हमें समझना होगा। हम इंडियंस को, जितने भी हम एडल्ट हैं, ऑलमोस्ट सभी को मैं ये कह सकता हूँ ये बीमारी हो चुकी है और इस बीमारी को हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें बस ये कहा जाता है पेट खराब है और हम एक पेट खराब है इस वर्ड को लेकर सिर्फ और सिर्फ चूरन खाते रहते हैं, कुछ एक एंटासिड खाने लगते हैं या कुछ एंटी अमोबिक आई मीन ड्रग्स खाने लगते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर सलाह लीजिएगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं कुछ चीज़ जानकारी लिए बैठा हूँ। जब मुझे भी बहुत सारी बीमारियाँ हुई और मैंने अपने गट को सँभलने आई मीन सोचने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने मेरी डाइट लिखी,
पर मुझे लगता है कि वो डाइट क्यों फ़ेल हो रही है? तो पता चला है कि मेरी हाथों की जो लकीरें हैं वो सबसे अलग हैं। मेरा जेनेटिक एक्सप्रेशन आपसे अलग है, बाकी लोगों से अलग है। मेरी सोच सबसे अलग है। तो मेरी डाइट मेरा गट तय करेगा और गट के सेंसर तय करेंगे। तो मैंने अपने गट डाइट को सीखा कि मुझे कौन-सी चीज़ मेरा गट मना कर रहा है या हाँ कर रहा है। एनीवे मैं पहले सीबो की बात करता हूँ, जब आपको मन करता है और रहा नहीं जाता और उस समय आपको समोसे खाने को मन कर रहा है, चिप्स खाने को मन कर रहा है, बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने को मन कर रही है जो पैकेट में है। इट इज़ द वर्स्ट थिंग दे आर डूइंग और उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। एक नाम है, पहली बीमारी है सीफो, इसे समझने की कोशिश करिएगा। जब भी हम मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए, किसी से बात करते हुए, पार्टी करते हुए, खाना खाते हैं, तो आपका माइंड इस समय कहीं और एंगेज्ड है और आप मुँह में जो खाना खा रहे हैं, वो चबा रहे हैं थोड़ा-सा या नहीं चबा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप चबा भी रहे हैं, अच्छी तरह से ही आपने चबा लिया, लेकिन माइंड कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि वो एंगेज्ड था, वो कैलकुलेट नहीं कर पाया इसमें कितना प्रोटीन था और कितना कार्बोहाइड्रेट था और कितना फैट था और ये खाना अब पेट में चला गया। याद रखिएगा, जैसे ही आप इसे चबाते हैं, आपका माइंड इमीडिएटली कैलकुलेट कर देता है कि इसमें मुझे कितना फैट मिल रहा है, कितना कार्ब मिल रहा है और कितना इसमें दूसरी चीज़ें मिल रही हैं, प्रोटीन मिल रही है। और उसी के हिसाब से आपका जो स्टमक है, वेगस नर्व से एक इन्फॉर्मेशन लेता है कि इतना तुम्हें एसिड निकालना होगा और वो वेगस नर्व के द्वारा अपने एसिड को पूरी तरह से निकाल लेता है। गड़बड़ ये होती है कि कई बार आप एंगेज्ड हैं और वहाँ पर गट पूरी तरह से कन्फ्यूज़ है कि सामान मेरे पास आ गया, बारात तो घर पे आ गई, पर ना तो शामियाना हमें पता और ना ही ये डेट पता था और ना ही मेहमान आए और आप कहेंगे बारात घर पर आ गई। तो ऐसे में होच-पोच होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही आपके पेट के साथ हो रहा है। लोग ये मानते हैं कि मुँह से खाना खाया और बाकी सारा आप काम कर लेंगे, नहीं, आपके माइंड ने वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही नहीं भेजी कि कितना लिक्विड बनाना था। और ऐसे में मान लेते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो कम निकल गया और आपके पास यहाँ प्रोटीन ज़्यादा है, तो वो प्रोटीन अनडाइजेस्टेड रहेगी, यानी कि उसे उतना प्रोटीन नहीं मिला क्योंकि प्रोटीन हमारे एसिडिक मीडियम में पचता है और वो जैसे ही आपके छोटी आँत में जाएगा, तो आप कहेंगे कि तो मैंने तो वंडरफुल प्रोटीन खाया है और मुझे तो अब ताकत आनी चाहिए। लेकिन पता है आपको क्या होगा? वो प्रोटीन बेसिकली आपके कम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण आपकी छोटी आँत में चला गया। वहाँ पर वो फंगल ग्रोथ करेगा, यानी कि वहाँ फूई बन जाएगी जिसको आप फंगस कहते हैं। और ये फंगस जो है, ये पहला सिम्पटम्स है लेडीज़ में बालों का गिरना या बालों का कम होना, आपके नाखूनों का क्रैक हो जाना, आपको फंगल इन्फेक्शन होना, डैंड्रफ होना, बगल में, जाँघों में आपको फंगल इन्फेक्शन होना और कई बार आपके ये फंगल इन्फेक्शन बार-बार होता है। इसे इसे रोकने के लिए आप बाहरी वर्ल्ड में कभी एंटी फंगल दवाइयाँ खाते हैं और लगाते हैं, लेकिन बात बनती नहीं। तो पहली बीमारी ये है। दूसरी बीमारी है सीबो। तब आपको समझ में आएगा कि आप बेसिकली आप नहीं माँग रहे हैं मिठाई और कार्बोहाइड्रेट। दूसरी बीमारी है सीबो। सीबो का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसका मतलब ये है कि आपके गट के अंदर जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो 100 ट्रिलियन होने चाहिए, जो हमें अपने मदर के बॉडी से मिलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, तो मदर जो नॉर्मल डिलीवरी है वो उसके लिए डिवाइन है। क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसके मुँह पर मदर के जो वेजाइनल बैक्टीरिया है, वो उसके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन अब हम सिज़ेरियन से पैदा बच्चों को करते हैं यूजुअली और उन बच्चों में वो वो बैक्टीरिया नहीं होते। तो वो गुड बैक्टीरिया हमारी ट्रिलियन में हमारे कोलोन में या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में 100 ट्रिलियन होने चाहिए। लेकिन आज ये हो गया है कि पिछले 70 सालों में ये बैक्टीरिया घटते-घटते बहुत कम हो गए हैं। ऐसे में जब आपके बड़ी आँत में जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो 80% होने चाहिए, 20% होने चाहिए बैड बैक्टीरिया। इसे हम सिम्बियोसिस कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन जैसे ही हमारे गुड बैक्टीरिया की कमी होने लगती है और परसेंटेज वाइज़ और बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है, तो इसे हम डिसबॉयसिस कहते हैं। डिसबॉयसिस में ये होता है कि सिम्बियोसिस का उल्टा हो गया, यानी कि आपने संतुलन खराब कर दिया। ऐसे में जो बैड बैक्टीरिया हैं, वो गुड बैक्टीरिया को हराकर वापस चल देते हैं। और वो आपकी बड़ी आँत से ट्रैवल करते हुए छोटी आँत में आ जाते हैं और कितना ट्रैवल करते हैं वो इनविजिबल बैक्टीरिया, आप बिलीव नहीं करेंगे, अप टू 30 फीट, यानी कि आपकी आँतें 30 फीट हैं, यानी कि 3 मंजिला इमारत के जितना वो चढ़ते हैं और वो उस जगह पर आ जाते हैं छोटी आँत में जहाँ से वो बिलॉन्ग नहीं करते। यानी कि वो उस जगह को एनक्रोच कर लेते हैं
जहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं थी। छोटी आंत में हमारे सारे न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में जाते हैं पेट के बाद, लेकिन वहाँ पर वो बड़े बैड बैक्टीरिया आ गए। ये जो बैड बैक्टीरिया है और ये जो फंगस है, ये आपको डिमांड करती है, आपको क्रेविंग करती है कि मुझे हमें मीठा दो। जैसे आप मीठा देखते हैं, शेक देखते हैं, कोल्ड कॉफ़ी देखते हैं, दूसरे और मीठी चीज़ें देखते हैं, तो ये आपको क्रेविंग क्रिएट करते हैं और आप इनका पेट भरने के लिए आप यही कहते हैं, ठीक है मेरे आका, मैं खाती हूँ ये सब चीज़ें, और ये अपनी और ग्रोथ को बढ़ा लेते हैं। इससे इससे भी ज़्यादा नुकसान ये तब करते हैं जब ये कार्बोहाइड्रेट को माँगते हैं, स्पेशली जो जो आपका रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, नूडल्स हैं, आपका समोसा है, आपके चिप्स हैं, आपके आप कह सकते हैं कि कोला है, इवन आपकी जो बियर है वो बड़ी खतरनाक है। उनके लिए वो एकदम से उसमें पनप जाएँगे और बियर आपका सत्यानाश कर देगी पूरे गट का और माइंड का भी। इतना ही नहीं, ये बैक्टीरिया आपको एक सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। इनकी जो डेड बॉडी होती है हम उसको एंडोटॉक्सिन कहते हैं, क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं, पुराने मरते रहते हैं। तो ये जो जिनके मरी जो ये डेड बॉडी है, इनकी सेल में एक चीज़ पाई जाती है, वो है पॉइज़न। और उस पॉइज़न को आपके पास कुछ है ही नहीं कि उसे ठीक कर लें आप, और वो पॉइज़न आपके खाने के साथ आपके ब्लड में चला जाता है और ये जो इनको हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं और आपकी बॉडी में ये पहली चीज़ क्रिएट करते हैं इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन पहली बीमारी है या पहली शुरुआत है किसी भी बीमारी को जन्म देने के लिए। मोटापा सिर्फ़ इनके कारण हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जी मैं जिम में जाऊँगा, चले जाओ। 6-8 महीने में थोड़ा-सा घटेगा, एक बार बाहर आ जाओ, इससे भी ज़्यादा आप बदसूरत होने जा रहे हैं। ठीक है ना? दूसरी बात, आप कहते हैं जी मैं सलाद खाऊँगा। जैसे ही आप सलाद खाएँगे, फ्रूट्स खाएँगे, अचानक ये बैक्टीरिया आपको रिएक्ट करेंगे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, कि इतनी गैस बना देंगे, आप कहेंगे नहीं, नहीं सलाद से गैस बनती है। और फिर 4 लोगों से कहलवा भी देंगे, हाँ, हाँ, मुझे भी बनी थी, फ्रूट नहीं खाने चाहिए, वो गैस नहीं बन रही थी। असलियत में जब भी आप सलाद खाएँगे, फाइबर खाएँगे, ये बैक्टीरिया उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ हमारे लिए सलाद हमारे लिए अमृत है, लेकिन इनके लिए ज़हर है, तो ये कहेंगे नहीं, नहीं ये नहीं चाहिए, मत दो। ऐसे में बस आपको यही देखना है कि कैसे ठीक करना है। तो ये जो एंडोटॉक्सिन्स हैं, ये आपकी डायबिटीज़ का कारण है, ये कैंसर का कारण है, ये ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का कारण है, इस एलर्जीज़ का कारण है, आपके मोटापे का कारण है। इवन आपके जो अंदर और सारी बीमारियों की जड़ है, जहाँ से इन्फ्लेमेशन से होती है, वो सारे के सारे एंडोटॉक्सिन्स आते हैं। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि समझना कि जो आपको कार्बोहाइड्रेट की जो डिमांड है, वो आपकी नहीं है। मुझे तो नहीं लगती। मुझे शुगर को भी जी नहीं मन नहीं करता, जबकि मैं एक ऐसे सिटी से हूँ, जिसको सिटी ऑफ शुगर कहा जाता है। और मेरे बचपन के फ्रेंड जानते हैं कि मैं कितना मीठा खाया करता था और मेरे गाँव में अभी भी खाया जाता है। पर जब मैंने इस ड्रामे को देखा, तो मैंने पाया कि जो मेरी बीमारियाँ, यद्यपि मैंने एनएलपी से ठीक करी थी, पर फिर भी कुछ रह गई थी, तो वो मैंने बाकी गट से ठीक कर लिए। जैसे ही आप गट को ठीक कर लेंगे, आपकी स्किन, आपके बाल ऑटोमैटिकली उम्र में ग्रो करना शुरू कर देंगे। जो नहीं इन्फ्लेमेशन की अभी आपने बात करी ना कि मोटापे के लिए लोग कहते हैं कि वेट लूज़ करना है, जिम चले जाएँ, डाइटिंग कर लें, सैलेड खा लें। अभी रिसेंटली एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं विद्या बालन, उनका भी बहुत ये चीज़ वायरल हो रही है। वो बता रहे हैं कि मैं कई सालों से वर्कआउट कर रही थी जिम में, लेकिन अब मैंने किसी को ऐसे कंसल्ट किया जिन्होंने मुझे बताया कि मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन थी। मैंने उस इन्फ्लेमेशन को फिर ट्रीट किया और मेरा वेट जो है वो अपने आप ही लूज़ हो गया। तो जैसे आपने कहा कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है अंदर, वो जो बैक्टीरिया है उनका इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस बैक्टीरिया का जो इम्बैलेंस है बॉडी में, जो गुड बैक्टीरिया कम हो गए, बैड ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से फिर बीमारियाँ आगे आ रही हैं हमारे अंदर, तो हम वो गुड बैक्टीरिया कैसे बढ़ाएँ? हाँ, उसके लिए आपको पूरा का पूरा एक चीज़ को समझना होगा, लेकिन मैं आपको मोटापे के लिए एक वर्ड दे देता हूँ। मोटापा जो है कैलोरी की डिज़ीज़ नहीं है। मोटापा कैलोरीज़ की डिज़ीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कैलोरीज़ घटा के देख लिया, कुछ नहीं होता। बेसिकली मोटापा इन्फ्लेमेशन का ही और हार्मोन की डिज़ीज़ है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये हार्मोनल डिज़ीज़ है और आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करता है आपका गट एंड माइंड। जब भी आप डर जाते हैं, तो इमीडिएटली आपके अंदर डर के हार्मोन निकल जाते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि इवन कंगाली के भी हार्मोन आप रिलीज़ करते हैं और अमीरी के भी, प्यार के भी और दुश्मनी के भी। हर जगह, हर टाइम आपकी ग्लैंड्स आपके हर एक थॉट को लेती है। तो ये इन्फ्लेमेशन की बीमारी उन्होंने ठीक कहा है। आप कभी भी पतले हो सकते हैं और कई बार मैं लोगों से कहता हूँ कि पतला होना 2 और 2 4 सीखना हो सके मुश्किल हो आपके लिए और पतला होना आसान है।
और मैंने एक नहीं हज़ारों, आई मीन हज़ारों तो नहीं, सैकड़ों लोगों को कहा कि पतला होना देखिए कितना आसान है। और कई लोगों ने अपने वेट को बड़ी तेज़ी से बगैर किसी एक्सरसाइज़ के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज़ ना करें, करें, टोन्ड रहेंगे आप, बॉडी आपकी फ़िज़िक अच्छी रहेगी। लेकिन पतला होना तो आपकी बॉडी की एक नेचुरल एबिलिटी है। मोटा होने में आप मेहनत करते हैं, पतले होना तो नेचुरल एबिलिटी, आप कुछ भी ना करें पतले रहेंगे। कमाल की बात है कि आप कुछ भी खा लें कुछ दिन के बाद, तो भी आप ठीक रहेंगे। बिकॉज़ अगर ये डाइट से होता, तो मेरे गाँव में देखिएगा, आप अपने गाँव में देखिएगा, उन पुराने लोगों को, वो आपसे ज़्यादा मक्खन खा जाते थे, वो आपसे ज़्यादा गुड़ खा जाते थे, वो जो आपसे आई मीन कितना स्मोक कर लेते थे बूढ़े लोग, और वो कितने दुबले-पतले रहते थे। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ न कुछ सीखना होगा कि कहाँ गड़बड़ है। हमने बेसिकली गड़बड़ ये कर दी कि कोई भी आदमी आकर हमें एक मार्केट बना लेता है और वो ये कहता है कि ये करोगे तो तुम पतले हो जाओगे। पतला होना तो नेचुरल है, जैसे अमीर होना नेचुरल है, गरीब होना, कंगाल होना अननेचुरल है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचुरल है, जैसा आपकी लाइफ में लोग, अच्छे लोगों को आना नेचुरल है। खराब लोग अगर आ रहे हैं तो आपने बहुत कुछ माइंड में खराब कर रखा है। अब सवाल उठता है कि इस नेचुरल प्रोसेस को कैसे लें? तो यहाँ पर 2 चीज़ें समझनी होंगी। नंबर 1, आपको माइंड, और दूसरा गट के बैक्टीरिया, इन्हीं पर काम करना होगा। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि गट के बैक्टीरिया डायरेक्टली आपके माइंड के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपका थॉट बदल जाता है, तो इनकी एक्टिविटी इमीडिएटली बदल जाती है। आप कहेंगे इसका ये रिश्ता कैसे चलता है? आप यूँ समझिए कि माइंड में अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, तो वेगस नर्व के द्वारा यह स्ट्रेस आपके गट के, यानी कि आपकी आंतों के जो सेंसर हैं उनके पास जाएगी, और वो सेंसर इमीडिएटली नेगेटिव हार्मोन निकालेंगे। और नेगेटिव हार्मोन का जैसे ही आपके अंदर या पेट के अंदर या आंतों के अंदर हार्मोन का एक फाउंटेन चलेगा, ये एकदम से आपके गट बैक्टीरिया को बता देंगे कि अब हमें काम करना है या पैरालाइज्ड हो जाना है। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि बच्चों को जो है एग्जाम के दौरान में बड़े पेट खराब होते हैं, दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। ये वही है कि जैसे ही आप कोई भी थॉट यहाँ ऐसा लेंगे, तो आपके गट के बैक्टीरिया इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे। इससे भी ज़्यादा नुकसान तब होता है जब आप ये नहीं जानते कि आपके गट का बैक्टीरिया को हम सेकंड लीवर कहा जाता है। आपके गट के बैक्टीरिया को सेकंड ब्रेन ही नहीं, सेकंड लीवर भी कहा जाता है। आपके गट के बैक्टीरिया अधिकांश डिटॉक्सिफिकेशन आपकी आंतों में कर देते हैं, और वो मिनिमम काम छोड़ते हैं लीवर के लिए। और अगर लीवर के लिए आपने ज़्यादा काम छोड़ दिया, क्योंकि आपके पास गट बैक्टीरिया नहीं है, तो आपका लीवर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है। लीवर अगर अपने रिएक्शन में है, तो वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में अगर रहेगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे एक्स्ट्रा शुगर आपके ब्लड में फेंक देना, जिसको आप डायबिटीज़ 2 कहते हैं। इसलिए पहली चीज़ ये है कि गट का बैक्टीरिया सिर्फ़ और सिर्फ़ खाने से ठीक नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसको आपको तोड़ना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं जी मैंने तो गट के बैक्टीरिया के कैप्सूल खा लिए। वो कैप्सूल तो आपके लिए बहुत लंबे समय तक काम नहीं करेंगे। जैसे ही आप उन्हें खाते हैं, वो तो पेट में ही आपके एसिड रेन में मर जाते हैं। तो आपको उन्हें बढ़ाने के लिए रेगुलरली अपनी लाइफ़स्टाइल को या खाने की आदतों को बदलना होगा। जब इस जिस समय मैं आपके पास बैठा हूँ, सुबह मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं गट बैक्टीरिया की एक बहुत खूबसूरत रेसिपी को मतलब भर के 2 बाउल खा के आया हूँ। उसने मुझे पूरी तरह से, आप समझिएगा कि मुझे मुझे मालूम है कि इस समय मैं अपने गट बैक्टीरिया को बढ़ा चुका हूँ। दोपहर के बाद भी मैं जब जाऊँगा घर पर, तो मैं दूसरी तरह की एक फर्मेंटेशन फूड, ये जिसको हम कांजी कहते हैं, उसे लूँगा। दूसरी बात आपको ये समझनी होगी कि जो आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन है, जो थॉट से आपके जेनेटिक के एक्सप्रेशन आते हैं, वह माहौल क्रिएट करते हैं आपके आंतों में, कि ये माहौल आपके गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा है या खराब है। सही बात तो ये है कि हमारे गट बैक्टीरिया कि हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो 100 ट्रिलियन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 60 ट्रिलियन तो पूरी बॉडी में सेल हैं, और ये 100 ट्रिलियन अगर अकेले आपके बैक्टीरिया हैं। आपके पास पूरी बॉडी में 21,000 या 22,000 जीन्स हैं या 23,000 जीन्स है टोटल, अकॉर्डिंग टू जीनोम, ठीक है ना? लेकिन आपके गट के पास 2 से 20 मिलियन जीन्स हैं। यानी कि अगर आपका कोई जेनेटिक डिजीज भी हो रही है, तो आप अपने गट से उस जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमने इन गट बैक्टीरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं ली, और हम अपने स्वाद के लिए इन गट बैक्टीरिया को मार रहे हैं। अगर आप इन्हें बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 काम करने होंगे। पहला है कि आप प्रोबायोटिक, यानी कि ऐसे खाने को लें जिसमें ऑलरेडी गट के बैक्टीरिया अवेलेबल हैं। उसे हम फर्मेंटेड फूड कहते हैं।
दूसरा काम ये करना है कि ऐसे खाने को ना लें जो इसे मारता है। वो क्या होता है? और तीसरा काम ये करें कि वो खाना लें जो इनका बेसिकली इनका फूड है, जिसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं। तो हमें न तो प्रीबायोटिक पढ़ाया जा रहा है, न प्रोबायोटिक पढ़ाया जा रहा है, और न हमें ये बता रहा है कि आप खुद को मार रहे हैं कुछ खाने के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि शुगर के जितने भी कंटेंट हैं, आप उन्हें 21 दिन के लिए छोड़कर देखें। 5 दिन के लिए आपको थोड़ी बेचैनी रहेगी, क्योंकि शुगर उतनी एडिक्टिव है जैसे ड्रग होती है। जो हमारे ड्रग के सेंसर होते हैं सेल पर, वही शुगर के हैं। तो जब आप शुगर छोड़ेंगे तो कई बार आपको बॉडी में बेचैनी रहेगी। इसलिए धीरे-धीरे छोड़ें शुगर को। अभी देखें, हर जगह आपको शुगर मिलेगी। आप किसी भी जगह पर चले जाएँ, जितने चिप्स हैं कभी पढ़कर देखिए इसमें शुगर कंटेंट कितने हैं, आप चौंक जाएँगे। अगर आपकी बॉडी में सिर्फ 5 ग्राम शुगर एक्स्ट्रा चली जाए, सिर्फ 5 ग्राम, तो करीब-करीब आपकी 140 या 120 जो है यूनिट आपकी डायबिटीज़ की बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपकी शुगर नॉर्मल है 140 खाने के बाद और वो 160 आ रही है, तो समझ लीजिए सिर्फ 5-6 ग्राम आपके पास शुगर ज़्यादा है। लेकिन आप देखिएगा किसी कोला में कितनी शुगर है, आप चौंक जाएँगे। आपके चिप्स में देख लीजिएगा, या दूसरी मिठाइयों को भी छोड़ दीजिएगा। और बाकी चीज़ें कोई भी आप देख लें, कोई शरबत है, कोई आपका शेक है, कोई आपका प्रोटीन शेक है, जो भी आप ले रहे हैं, सब में आपकी शुगर इतनी जा रही है कि आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हैं। ये शुगर आपके बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है और छोटे आई मीन गुड बैक्टीरिया को मार रहा है। दूसरी बात ये है, जितने भी इमल्सिफ़ायर्स हैं, इमल्सिफ़ायर्स होते हैं जो 2 चीज़ों को मिक्स करने के काम आते हैं। आप एक हाउसवाइफ़ भी हैं, यानी कि आप किचन भी चलाती हैं। जैसे पानी और तेल कभी नहीं मिलते, लेकिन इमल्सिफ़ायर मिलाएँगे तो वो एक मोम बना देगा, ठीक है ना? जैसे अगर आप पीनट बटर घर में बनाएँ, तो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद एक नीचे मटेरियल जो आई मीन सॉलिड है वो नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है। लेकिन जो मार्केट से खरीदेंगे तो वो बिल्कुल ना तेल अलग नहीं होगा और उसी तरह से वो नीचे का अलग नहीं होगा। वो एक स्मूथ रहेगा और आप कहेंगे, ऊपर लिखा होगा द स्मूथ पीनट बटर, आप कहेंगे व्हाट ए वंडरफुल प्रोडक्ट। बट आप नहीं जानते कि आप कितना खराब चीज़ आपने ले ली है। उसी तरह से जैसे आप अगर आइसक्रीम घर में जमाएँगे बच्चों के लिए, जब तक वो आपके फ्रीज़र में रखी है, तो ऐसा लगेगा कि वो एक बंधी हुई है, एक जगह फिक्स है, सॉलिड है, जिसे खाने को मन कर रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर निकालेंगे, 5 मिनट के बाद देखेंगे कि फिर वो दूध बन गया, या यानी कि वो फिर आई मीन लिक्विड बन गया। तो ऐसे में आइसक्रीम कंपनियाँ क्या करती हैं, वो उसमें इमल्सिफ़ायर डाल देती हैं और वो हमेशा थिक रहेगा। डू यू नो इमल्सिफ़ायर आपके आंतों के लाइनिंग में छेद कर देता है, जिससे वो एंडोटॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जाते हैं। यद्यपि आपको लग रहा है कि व्हाट ए वंडरफुल आइसक्रीम इट इज़, लेकिन आपको पता नहीं है इमल्सिफ़ायर्स आपके कितने खराब हैं। उसी तरह से जब आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब आपके गट बैक्टीरिया के लिए परेशानी पैदा करते हैं। जब आप वो तेल पी खाते हैं जो आपके लिए नहीं बना, जिसको आप वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल कहते हैं, उसमें कहीं आई मीन वेजिटेबल नहीं रही, उसमें पहली बार में हेक्सेन मिलाया जाता है, जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ताकि सारा का सारा तेल निकाल लिया जाए बीजों से। दूसरी बार में मिलाया जाता है कि उसमें जो एक तरह से आंखें जलने लगती हैं, अगर आप नेचुरल ऑयल में देखेंगे, तो उसमें डिओड्रेंट मिलाया जाता है, ताकि आपको छींक ना आए, आंखों में पानी ना आए। और तीसरी प्रॉब्लम आती है कि जब आप एक नेचुरल ऑयल को देखेंगे, तो जैसे ही आप उसे गर्म करेंगे, तो अभी वो उबला भी नहीं, इससे पहले वो धुआँ उठाने लगता है। इसे हम स्मोक पॉइंट कहते हैं। उन सब का स्मोक पॉइंट बहुत नीचे होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पहले जो घरों में चूल्हे होते थे, वो खुले में होते थे। वो कॉन्सेप्ट बाद में आया है। अगर वो बरसात में भी है, तो ऐसी जगह होता था जो खुला रहे, ताकि हमारे जो ऑयल हैं, वो स्मोक क्रिएट करेंगे और वो हवा में उड़ जाएँ। लेकिन अब हमारी किचन बंद हो गई है। तो जैसे स्मोक पॉइंट, अगर आपने घर का कोई भी ऑयल यूज़ किया जो आपके लिए ज़रूरी है, तो स्मोक पॉइंट उसका कम है, तो एकदम से उसमें धुआँ उठेगा और धुआँ उठते एकदम से पूरे घर में लोगों की छींकें और आँखों में पानी आ जाएँगे, बच्चे चिल्लाएँगे क्या कर रहे हैं? तो कंपनियाँ क्या करती है, डू यू नो? वो एक काम करती हैं कि इसका स्मोक पॉइंट बढ़ा देती हैं। इसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं कि ये करीब 200 डिग्री तक भी उबल तो जाए, लेकिन स्मोक क्रिएट ना करे।
पता है ये क्या मिलाया गया है? वो केमिकल मिलाया गया जो आपके गट लाइनिंग के लिए, आपके बैक्टीरिया के लिए बड़े खतरनाक हैं, आपके लीवर के लिए बड़े खतरनाक हैं। इसलिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप उन चीज़ों को मत खाइए। इसीलिए एक किताब में मैं पढ़ रहा था, एक सेंटेंस ने मेरी लाइफ़ को बदला है और मैं जब भी इन चीज़ों को पढ़ता हूँ, तो मैं उसे दिल पर लेता हूँ। मैं दुनिया को शेयर करते हुए डर लगता है कई बार, बहुत सारी गालियाँ पड़ती हैं। लोग लाइव पे अब तो अब्यूज़ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं फ़ोन कर के कि ऐसा क्यों कह रहे हो कि दूध नहीं पीना चाहिए? मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा कि आपको नहीं पीना चाहिए। मैं एक आदमी को कह रहा हूँ जिसने कहा कि वो बहुत सारी एलर्जी से परेशान है। मैंने कहा 3 महीने छोड़ के देख लो फिर पी लेना, लेकिन लोग इमोशनली लेते हैं। एनीवे उनका अपना नज़रिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अ, उस तेल की जगह डिफरेंट तेल को जो आपकी कच्ची घानी का है और आपके सामने निकला हुआ है, तो उसे ही लें। उसमें ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा ऑयल माना जाता है क्योंकि वो आपके गट बैक्टीरिया को इग्नाइट करता है, आपकी आपकी आपके अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना? एक चीज़ और भी है, अगर आप और बढ़िया तरीके से अपने गट के बैक्टीरिया को बढ़ाना चाहते हैं, तो ग्लूटन को छोड़ दें। बिकॉज़ ग्लूटन में यीस्ट होता है और वो आपके फंगल इन्फेक्शन को बहुत बढ़ाएगा। बीयर में यही होता है। तो बीयर जो है वो आपके फंगल जो आपकी ग्रोथ हो चुकी है पेट में, वो आपको मन करेगा शाम को कि बियर पीनी है। बियर पीते ही आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी क्योंकि वो बैक्टीरिया कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच। अब वो कहेंगे कि अब हम तुम्हें ऐसी बीमारी देंगे कि ज़िंदगी भर अभी बियर पी है, फिर दूसरी कंपनियों की दवाई भी ज़िंदगी भर खाते रहो और आप कहोगे यार मैं जितना कमा रहा हूँ, मुझे तो ना तो उठने में मज़ा आ रहा है, ना मैं वर्कआउट करने में मज़ा आ रहा है, ना काम करने में मज़ा आ रहा है। बिकॉज़ आपको घेर लिया गया है, आपका माइंड पूरी तरह से हैक हो चुका है। एक चीज़ उसमें और भी है कि ग्लूटन हमारी व्हीट में मिलता है। यहाँ पर भी एक जो सेंटेंस है मुझे बोलना पड़ेगा जो मैंने पढ़ा है। हमारे गेहूँ की पिछले 50 सालों में 1000 से ज़्यादा बार उसके जीन को बदला गया है और वो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है कंप्लीटली, जिसे हम जीएमओ कहते हैं। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनको ठीक पच रहा है कोई बात नहीं। अगर आपको फ्लैचुलेंस हो रही है, अगर आपका पेट फूल रहा है, अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हो रहे हैं, अगर आपका माइग्रेन बढ़ रहा है, अगर आपको गैस बन रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट में मरोड़ रहती है, ऐसा लगता है कि आपको पूरी बॉडी में दर्द रहता है, तो आप कुछ दिन के लिए व्हीट को छोड़कर मिलेट्स का यूज़ करें एंड सडनली आप पाएँगे कि आपका गट पूरी तरह से ठीक होने लगा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बता ही देता हूँ। नहीं बताऊँगा तो मैं अपने लिए ऑनेस्ट नहीं हूँ। जबकि मैं अपना एक किसान हूँ और मेरे गाँव के लोग तो अब मुझे ज़रूर गाँव में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि मैं दूध को भी मना कर रहा हूँ, मैं व्हीट को भी मना कर रहा हूँ। ठीक है ना? याद रखिएगा जब भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी फसल बनाते हैं, तो उसमें एक चीज़ मिलाई जाती है, उसका नाम होता है बीटी टॉक्सिन और उसकी ख़ास बात ये होती है कि अगर उस फसल के ऊपर कोई भी वायरस या कीड़ा लगता है, तो एकदम से वो कीड़ा उसको जैसे ही खाएगा, तो बीटी टॉक्सिन उसके पेट को फाड़ देगा। ये मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ। इसीलिए उन पे कम से कम आपको कीड़ा लगता है या वायरस लगता है, जबकि देसी फसल पे सबसे ज़्यादा लगता है, उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। तो वही टॉक्सिन आपके पेट में भी जा रहा है। तो अगर आप अपने बैक्टीरिया को बचाना चाहते हैं, तो उसको भी कम करें और दूसरा चीज़ है कि आप प्रीबायोटिक खाएँ। आप अगर आप 30-40s में हैं, तो आपको कम से कम 50 ग्राम फाइबर डेली खाना ही खाना है। फाइबर को कैलकुलेट करना है कि भई मैं एक एप्पल खा रहा हूँ, तो मुझे फाइबर कितना मिला? तो एप्पल को भले ही छोड़ दें, लेकिन एप्पल के छिलके को ज़रूर खा लें। आप भले ही किसी आदमी से कहें कि भाई मेरे लिए अनार का जूस निकाल दो, उससे कह दो यार जूस तू पी ले, जो इसका इसका दाना है वो मुझे दे दे। जब भी आप तरबूज खाएँ तो उसके आई मीन बीजों को बड़ी अच्छी तरह से चबाएँ। चिया सीड खाएँ, चिया सीड में सबसे ज़्यादा आपको फाइबर मिलता है। आपके पास इसबगोल है, आपके पास चोकर है और चोकर को अलग तरह से अलग तरीके से ही लीजिए उसको। आप यकीन नहीं करेंगे मैं गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने गाँव में ऑर्डर अब अपने फैमिली के लोगों से बोला है कि जो तुम पशुओं को चने का चोकर खिलाते हो, बेसन तो आपका यूज़ हो जाता है, मुझे बेसन नहीं चाहिए, मुझे चोकर चाहिए। क्योंकि अगर मैं उस चोकर को खाऊँगा, चने के चोकर को, उसका क्रश करके ऐसे ही पानी में लिया, ऊपर से डाल लिया, तो मुझे मालूम है कि वो मेरे बैक्टीरिया के लिए कितना अच्छा है।
हमें ऐसे फाइबर को खाना होगा जो फाइबर हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं करता, ना ही हमारी आंतें उसमें से कोई न्यूट्रिएंट निकालती हैं, और वो यूं का त्यों हमारे लास्ट में बड़ी आंत में चला जाता है, जहां पर करीब करीब 1.5 फीट आंत में 2 किलो वजन के हमारे बैक्टीरिया उसका इंतजार करते हैं, और वो उसको मेटाबोलाइज करते हुए, उसको डाइजेस्ट करते हुए उसमें से बी कॉम्प्लेक्स निकालते हैं, इवन विटामिन B12। मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूंगा कि B12 सिर्फ मीट से मिलता है, नहीं, B12 आपका गट बैक्टीरिया आपके फाइबर से लेता है। दूसरा, जितना भी आपका सीरोटोनिन यानी कि खुशी के केमिकल निकालते हैं, उसे वही गट बैक्टीरिया निकालते हैं। इवन आपके रिश्तों के जो बैक्टीरिया है, जिसके लिए ऑक्सीटोसिन है, उसे अगर आपके पेट में लैक्टोबैसिलस रूटेरी नहीं है तो आपके रिश्ते टूट जाएंगे। मैं ये रिपोर्ट दिखा दूंगा कि अधिकांश जो अब ब्रेकअप चल रहे हैं उसमें लैक्टोबैसिलस रूटेरी की कमी है, जो 100% लोगों के पेट में होना चाहिए, और सिर्फ 4% लोगों के पेट में है, 96% लोग नहीं है आप उसके साथ। इसलिए आप लैक्टोबैसिलस रोटेरी के कैप्सूल्स को कल्चर कर लें किसी भी चीज़ में। मैं तो कांजी में डाल के रात को डाल लिया था। रात भी मैंने जो रात की कल की मैंने जो चावलों की कांजी बनाई थी उसमें 8 कैप्सूल डाल दिए थे। पूरे परिवार ने वो कांजी अभी तड़का लगा के खाई, जिसको मैंने बताया कि मैं तो अभी भी अब फर्मेंटेड फूड लेकर आया हूँ। जब भी आपके बाल कम हो रहे हैं, आपकी स्किन का कोलाजन कम हो रहा है, समझ लीजिए लैक्टोबैसिलस रोटेरी खत्म हो चुका है। आपके रिश्ते टूट रहे हैं, लैक्टोबैसिलस रोटेरी खत्म हो चुका है। इसका मतलब है कि आपको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने समय से प्रीबायोटिक नहीं दिया अपने बैक्टीरिया को, तो वो आप ही की गट की लाइनिंग को खा लेंगे और आपको लीकी गट जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको एक चीज बताता हूं आपको, हमारी बॉडी के हमारे गट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है अकरमेंसिया, AKKERMANSIA, अकरमेंसिया। उसकी खास बात यह होती है कि अगर आपने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल पी लिया है वर्जिन, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ सुबह, कई बार वीक महीने में 10 दिन लेता हूँ या 8 दिन ले लेता हूँ। सुबह 1 चम्मच लिया और ऐसे ही डाला और ले लिया, ठीक है ना, कोई पानी वानी पीने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक टेस्ट प्लस आदमी हूँ, मैं देखता हूँ इससे फायदे क्या होंगे। तो जैसे ही मैं उसको लेता हूँ तो मुझे मालूम है कि अकरमेंसिया नाम का जो बैक्टीरिया वो इग्नाइट हो जाता है, वो एकदम से जागृत हो जाता है, वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है, और आपकी बॉडी के अंदर अगर कहीं नुकसान हुआ है गट लाइनिंग में, उसे ठीक करता है। लेकिन खास बात यह है कि अगर इस समय इसके पास प्रीबायोटिक नहीं है तो फिर ये जिस गट लाइनिंग को ये रिपेयर करता उसे ये खाने लगता है, यानी कि और नुकसान कर देगा। इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में सलाद के ऊपर डालकर ऑलिव ऑयल लिया जाता है, ताकि ऑयल के साथ साथ आपको फाइबर जरूर मिले। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमें जीने के लिए। जो मैं एक वर्ड बोल रहा था ना कि मैं बहुत सारी चीज़ों को पढ़कर उसे अपनी लाइफ में मॉडल कर लेता हूँ। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, इफ़ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर देन यू आर ए फूल। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज भी नहीं मालूम है खाने की और आपकी बॉडी की, कि आपकी बॉडी क्या खाना मांग रही है और क्या रिजेक्ट कर रही है, आपकी एकदम से माइंड बताने को तैयार है, जिससे मैं अपनी बॉडी को, और मैं लोगों को भी कहता हूँ कि तुम ठीक हो सकते हो बीमारी से, बशर्ते कि तुम किसी की डाइट ना लो, अपनी बॉडी से पूछो और आपकी बॉडी अभी बता देगी। तो आई एम नॉट ए डॉक्टर बट आई एम लर्निंग द बेसिक रिक्वायरमेंट। इतना तो आपको सीखना ही होगा। जैसे आप कार चलाती हैं, मैं कार चलाता हूँ, हमें नहीं पता इंजन में क्या है, वो कंपनी का काम है, पर हमें उतना तो पता है कि स्टार्ट कैसे करें, स्टॉप कैसे करें, क्लच में कैसे गियर में कैसे डालें, इसे कैसे आप कहाँ पर कितनी भीड़ में इसमें कितना, सब कुछ हमें पता होना चाहिए ना। तो इतना ही तो पता होना चाहिए आपको बॉडी के लिए भी। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आपने ये बताया कि हमें अपने गट का ध्यान रखना है, डाइट के थ्रू आपने बताया कि कैसे हम अपने गट का ध्यान रखेंगे ताकि जो गुड बैक्टीरिया हैं वो बढ़ें और आगे से वो हमारे को जो बीमारियाँ हो रही हैं वो ना हो। तो आपने कहा था कि हमारे माइंड का भी कनेक्शन होता है उसके साथ ना, तो यानी कि मेंटली हमारे जो थॉट्स होते हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं हमारी हाँ, गट की हेल्थ को। हाँ। तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं? 4-5 चीजें आपको ठीक करनी होंगी। पहला काम होगा कि आपके पास कोई भी पेनफुल मेमोरी, ट्रॉमा, ब्रेकअप, फेलियोर, एब्यूज नहीं होनी चाहिए।
अगर आपके पास कोई भी पेनफुल मेमोरी पड़ी है, चाइल्डहुड की अब्यूज़ पड़ी है, आपके पास कोई ब्रेकअप पड़ा है, आपके पास कोई फेल्योर पड़ा है, आपके पास आपके बचपन में ड्रीम टूट गए हैं, आप कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए और डिप्रेसिंग थॉट लेकर आप बड़े हुए हैं, भले ही वो आज नहीं आपको दिखाई दे रहा, तो पहला काम है कि आप किसी बढ़िया से एनएलपी ट्रेनर के पास जाकर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा, हार्ट कॉन्शसनेस के द्वारा या फ्रंटल लोब एक्टिवेशन के द्वारा उन मेमोरीज को इमीडिएटली डिसएम्पावर करना शुरू करें। उसके पैटर्न को आप अपने न्यूरल पाथवे से यानी कि अपनी मेमोरी से डिलीट करना शुरू करें या ठीक आई मीन उसको वीक बनाना शुरू करें। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि आपके पास प्रेजेंट में कोई इश्यू चल रहा हो, तो उस प्रेजेंट के इश्यू को आप छोटा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी सिचुएशन को इस तरह से देखें कि अगर ये सिचुएशन में दूसरा कोई आदमी होता, मेरा रोल मॉडल होता, तो वो कैसे हैंडल करता, और वहाँ से आप कंफर्टेबल हो जाएँ। आप लाइफ में कभी भी सुनामी को नहीं रोक सकते, अर्थक्वेक को नहीं रोक सकते, लेकिन अर्थक्वेक के बाद आपको किस तरह से अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करके एक नया कदम उठाना है, ये आपको सीखना होगा। इसके बारे में भी फिर आपके पास अच्छे मेंटर होने चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास कोई भी फ्यूचर की एंग्जायटी नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग ये कहते हैं कि मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है, मेरा फ्यूचर सर्टेन नहीं है। मैं ऐसा लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है। अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा लाइफ में। जब भी आपके पास आपका फ्यूचर अनसर्टेन हो गया या डार्क हो चुका है, तो उस समय आपका माइंड पूरी तरह से स्ट्रेस में आ चुका है। और वो स्ट्रेस, चाहे वो पेनफुल मेमोरी की हो, प्रेज़ेंट की या फ्यूचर की है, आपके गट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। नेक्स्ट चीज़ है कि आपके पास अनवांटेड साउंड नहीं होनी चाहिए लोगों की। तुमसे ये नहीं होगा, बचपन में बोल दिया टीचर ने, तुमसे ये नहीं होगा, यू कांट डू इट। आप किसी रिश्ते में रहें और आपने वहाँ पर बहुत सारी हर्ट को महसूस किया, वो सब आवाज़ें पड़ी हुई हैं। इसके बाद आपके पास कोई एंग्ज़ायटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि एंग्ज़ायटी का मतलब ऐसा नहीं है कि कभी आपका दम घुट रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि कंधे किसी ने पकड़ रखे, कभी ऐसा लग रहा है कि आपका सर फट रहा है, कई बार ऐसा लग रहा है कि हथौड़े चल रहे हैं, कई बार ऐसा लग रहा है पेट में कुछ भारी हो गया, ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ आई मीन लंप बन गया है, ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, कन्फ्यूज़न में है, ब्रेन फॉग हो गया है। यह आपके गट के लिए माइंड से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है बहुत खतरनाक है। ऐसे में आपका पहला ही नुकसान ये होगा कि आपका पेट या तो एसिड ज़्यादा निकालेगा या कम निकालेगा। इसके बाद आपके पास कोई फ़ोबिया नहीं होना चाहिए कि मुझे लिफ्ट का फ़ोबिया है, मुझे पानी का फ़ोबिया है, मुझे साँप का फ़ोबिया है नहीं साँप, पर डर रहे हैं। मुझे अंधेरे का फ़ोबिया है, मैं अकेले में नहीं अंधेरे में से रह सकता। मुझे हाइट का फ़ोबिया है, मुझे क्लोज़्ड स्पेस का फ़ोबिया है कि कोई बंद जगह है तो मुझे डर लग रहा है। जब भी ये फ़ोबिया आपके पास होंगे तो आपका माइंड रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन में वो आपके गट सेंसेशन को कैसे ले रहा है, कुछ पता नहीं। ये वही वाली बात है कि एक आदमी नाराज़ है, गुस्से में है, फँसा पड़ा है और उसके पीछे टाइगर दौड़ रहा है और मैं उससे कह रहा हूँ कि भई सलाह दो, मैं अपने बच्चों को किसी स्कूल में पढ़ाऊँ, तो वो क्या सलाह देगा? सिवाय इसके कि 2-4 गाली मुझे भी देगा और मेरी जान को पड़ रही है, तो यहाँ सवाल सलाह ले रहा है। यही आपके माइंड के साथ होता है। जब आपके पास इतने माइंड में इश्यू पड़े हैं और उस समय आपका गट कह रहा है कि मुझे रिएक्शन के लिए बोलो, मैं करूँ क्या? यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, तो वो कहता है मुझे नहीं पता। याद रखिएगा जितना आपका माइंड के अंदर ब्रेन फॉग है ना, वो आपके गट से आ रहा है अधिकांश। आपका गट कंप्लीटली कन्फ्यूज़न में जी रहा है। इतना ही नहीं, जब आपका ये भी कन्फ्यूज़न और ये भी कन्फ्यूज़न है, तो आपका जो पोस्टमैन है, जिसको आप वेगस नर्व कहते हैं, वो भी बर्न आउट हो चुकी है। वेगस नर्व इसमें भी इससे भी खतरनाक हो गई है कि आपकी वेगस नर्व सही मैसेज ही नहीं दे रही है। मान लेते हैं आपकी वेगस नर्व खराब हो गई है और आपने खाना खाया। खाना खाने के बाद आपको आपका पेट यही नहीं बताएगा कि खाना मैं कितना और खाऊँ और आप ओवर ईटिंग करेंगे, क्योंकि आपका मैसेज यहाँ से जा ही नहीं रहा आपके माइंड को और आपका माइंड रिएक्ट ही नहीं कर रहा है कि भाई बंद करो खाना। इसलिए जितना मोटापा है वो इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि आपका गट भी ठीक है, आपका माइंड भी ठीक है, पर आपकी वेगस नर्व खराब हो गई है। इसलिए आज हमारे साथ हमें ऐसे मेंटोर की ज़रूरत है कि आपको हील करते हुए आपके माइंड को भी, गट को भी और वेगस नर्व को भी पूरी तरह से हीलिंग करने का तरीका बताएँ, और इतना ये आसान होना चाहिए तभी हमारे लोग कर पाएँगे। ऐसा ना हो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि भई आप 2 साल के लिए हिमालय में जाएँगे, ऐसा नहीं। यही हमें तरीके ढूँढने पड़ेंगे जीवन को जीने के लिए। फिर आप एक बार जैसे ही ठीक करेंगे तो आपकी बॉडी होमियोस्टेसिस में आने के लिए तैयार है। होमियोस्टेसिस का मतलब है कि आप नेचुरल अवस्था में आ जाएँगे, जहाँ पर आपके लिए वेलनेस ही वेलनेस है।
तो ये जैसे आपने सारी चीज़ें बताई, तो इसमें अगर कोई सुन रहा है और वो इस चीज़ को समझना चाहता है और वर्क करना चाहता है, तो वो कौन से टॉप साइन्स होंगे जिससे वो आइडेंटिफ़ाई करें कि मेरी जो गट हेल्थ है उसके ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है? सिंपल सी बात है, अगर आपकी नींद खराब हो गई है, तो ये माइंड से नहीं बल्कि गट से हो रही है। जब भी आपको रात को नींद टूटती है और उसके बाद फिर बहुत मुश्किल से आती है, तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर जितने गट में बनने चाहिए थे, वो नहीं बन रहे हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों को नहीं सँभाल पा रहा हूँ, चाहे वो करियर है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो रिलेशनशिप है। समझ लीजिए आपके गट के बैक्टीरिया खराब हो चुके हैं और वो सही आपके पास जो केमिकल हैं उनको नहीं बना रहे हैं। आप बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, समझ लीजिए माइंड और गट का कनेक्शन आपकी इम्यूनिटी को बर्बाद कर चुका है। आपके पास इम्यूनिटी नहीं है। आप खुद के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं, चीज़ों के साथ, अपने काम के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, आपके रिश्ते किसी आदमी के साथ खराब हो रहे हैं बार-बार। आपका मूड बार-बार स्विंग हो रहा है। समझ लीजिएगा कि आपका गट कंप्लीटली खराब हो गया है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सिर्फ़ इतना ही सोचते हैं कि फ्लैचुलेंस है। जब मैं लोगों से कहता हूँ गट ठीक है? वो कहता है हाँ, गट ठीक है। वो सिर्फ़ एक ही चीज़ मानता है कि बस मेरा पेट साफ़ हो रहा है क्या? यानी कि मुझे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। इसको वो गट मान लेते हैं। सही बात तो ये है कि अगर आपके नाखून भी क्रैक हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको गट प्रॉब्लम आ चुकी है। आपकी बॉडी में कहीं इचिंग हो रही है तो गट खराब है। आपके आपके आपको एक्जिमा बढ़ रहा है, सोराइसिस बढ़ रही है, ऑटो इम्यून बढ़ रहा है। आपको इवन अस्थमा और एलर्जीज़ आ रही हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपको आपके गट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सही बात तो ये है कि गट के ऊपर ही काम आपको करना है। जितना पैसा कमाने के ऊपर काम करना है, उसमें अगर आप 8 घंटे दे रहे हैं, तो कम से कम 8 मिनट गट के लिए भी सोचा करें। अगर आपका गट खराब हो गया ना एक बार, तो इसमें ओवरनाइट कोई तरीका नहीं है। आपको कम से कम किसी बढ़िया हीलर के साथ जो आपके माइंड के ऊपर काम करे, 6 से 9 महीने, प्लस आपके गट के ऊपर काम करे और आपकी वेगस नर्व के ऊपर काम करे। हमारे देश में एक और प्रॉब्लम है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं एकदम से एक ही वर्ड आता है, मैं क्या खाऊँ? मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं कोई दवाई नहीं बताऊँगा। नहीं, मैं दवाई जानता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आपकी बॉडी ऑटोमैटिकली आपको ये बताएगी कि ये खाओ और ये ना खाओ, कभी भी। तो मैं कहता हूँ ये बॉडी से पूछो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? सही बात तो ये है कि गट तो बगैर खाए ही ठीक होगा। सिर्फ़ माइंड के साथ आप बढ़िया विज़ुअलाइज़ेशन करें और ये थॉट दें कि आपका गट, आपका पेट सही अमाउंट ऑफ लिक्विड निकाल रहा है। ये इमेजिनेशन करना शुरू करें बैठकर 25 मिनट के लिए कि आप अपने थॉट से खूबसूरत वेगस नर्व के द्वारा यू आर सेंडिंग योर लव कंपैशन टू योर गट और आपके वहाँ के जो खूबसूरत सेंसर हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिवेट होकर बढ़िया फाउंटेन निकाल रहे हैं। आप कभी भी भूख को डिस्टॉर्ट ना करें। कई बार आपके पास कोई भूख ही नहीं है, वो सिर्फ ट्रिगर है। आपने एक रेस्टोरेंट देखा, आपको भूख लगी, या देखिए भूख नहीं थी। किसी ने कह दिया अरे 2 बज गए खाना खा लो, आपको भूख लग गई। आपके फ्रेंड ने कहा अरे यार, यार ये रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया, आपको भूख लग गई। ये सब ट्रिगर्स हैं। यानी कि आपकी भूख के सेंसर को ट्रिगर किया गया है, पेवलोव का सिद्धांत जो है, ठीक है ना? तो आपकी क्रेविंग अलग है और आपकी नेचुरल भूख अलग है। आपको नेचुरल भूख को एड्रेस करना है। क्रेविंग को आपको पूरी तरह से सबसाइड करना है और वो तभी होगी जब आप माइंड में उन चीज़ों की पिक्चर्स को डिलीट करें, जिनकी पिक्चर्स के कारण आप ऑटोमैटिकली भूख में पहुँच जाते हैं। ठीक बात है। तो जैसे आपने भी बताया कि जो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, उससे भी हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हमारी गट हेल्थ जो है, वो ठीक नहीं है। तो जैसे अब जो फीमेल्स होती हैं, उनको पीरियड्स से पहले और जब उनका मेनोपॉज़ का टाइम आता है, पेरीमेनोपॉज़ जो होता है, उसमें बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। जो कहते हैं कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस अंदर होना शुरू हो रहा है, उसकी वजह से वो मूड स्विंग्स होते हैं। जिसकी वजह से मोस्टली जो फीमेल्स हैं, उनकी मैरिड लाइफ़ पे भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे भी इम्पैक्ट, उनकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट। तो ये अंदर से ऑटोमैटिकली हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है क्योंकि वो एक ट्रांज़िशन का फ़ेज़ चल रहा होता है उनकी लाइफ़ में। तो वो उस टाइम पे उस चीज़ को कैसे हैंडल करें? क्या वो भी गट के कनेक्शन से ठीक किया जा सकता है? याद रखिएगा जब भी आपके गट के बैक्टीरिया ओके नहीं है, तो आपको जो पीरियड्स में जो इवन पेन होता है, मूड स्विंग होता है वो बड़ा कॉमन है और अगर आपको गट को स्टडी करेंगे जब आप एक बुक का नाम है रीसेट फैक्टर ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, उसमें तो बिल्कुल लिखा हुआ है ये। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी समझनी होगी। हमारे देश में एक वर्ड बहुत ही चल रहा है और वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। जी। लेकिन हमें ये नहीं पता ये है क्या?
हुँ। मतलब हमारे हार्मोन गलत निकल गए। क्यों गलत निकल गए? आपके माइंड और बॉडी ने ये डिसीजन क्यों लिया कि वो गलत हार्मोन निकाले, अच्छे वाले क्यों ना निकाले? आपका माइंड और बॉडी ये डिसीजन क्यों लेती है कि आपकी हमारी एक सेल 1,40,000 तरह की प्रोटीन बनाती है। हमारी सेल, जो टोटल सेल्स हमारी बॉडी में 40,000 प्रोटीन को वो रेगुलेट करती है और 1,00,000 वो बनाती है, ज़िंदा रखने के लिए। हमारी सेल और हमारी बॉडी प्रोटीन मेकिंग मशीन है। वो ऐसा डिसीजन क्यों लेती है कि वो अपनी अच्छे वाली प्रोटीन नहीं बनाती है और वो चीपर प्रोटीन बनाती है जिसका नाम हम कैंसर रख देते हैं? कभी हमने पूछा ही नहीं ये सवाल। डॉक्टर डिस्पेंजा की मैं किताब में पढ़ रहा था कि 1,00,000 तरह की प्रोटीन बनाने के लिए हमारा माइंड हमारी सेल को गाइड करता है और हम एक छोटा-सा डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है ना? तो पहले तो आप ये समझिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या और क्यों है? और ये क्या कर सकता है? बहुत आसानी से मैं समझाऊँगा, कभी भी किसी किताब में पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आपके दिमाग के कोई भी अंदर स्ट्रेस आएगी, आपके सामने टाइगर आ जाए, आपके सामने कोबरा आ जाए, ठीक है ना? एकदम से आप भागेंगे, ऐसे करेंगे ना, सब कुछ भूल जाएँगे। आखिर ये बॉडी ने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था। जैसे ही मेरे माइंड ने ये परसीव किया कि ये टाइगर है मेरे सामने, ये खतरा है, तो मेरा माइंड इमीडिएटली मेरी हाइपोथैलेमस, जिसको हम क्राउन चक्रा कहते हैं, उसको बताएगा और वो एकदम से मुझे बचाने के लिए अपनी दूसरी ग्लैंड को बताएगी जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को बताएगी कि अब हमारे सामने खतरा है और जो तुम्हारे नॉर्मल हार्मोन निकल रहे थे उसे बंद करो और अब इमरजेंसी हार्मोन निकालो। इसका नाम एड्रेनालिन है, जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड होती हैं, किडनी के ऊपर रखी हुई, वो रिलीज़ करती हैं और वो जैसे ही हार्मोन हमारे ब्लड में जाता है, तो हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है। या तो हम दौड़ते हैं या लड़ते हैं। इज़ दैट राइट? ये बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आप या तो लड़ते हैं या दौड़ते हैं और इश्यू रिज़ॉल्व हो जाता है, माइंड उसे पूरी तरह से उस पिक्चर को हटा लेता है, जान बच गई एंड वन्स अगेन आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो बर्न आउट होने से बच जाती हैं और वो एकदम से सही हार्मोन निकाल कर आपकी सेल को देने लगते हैं कि अपना काम करो। जब आप गलत हार्मोन रिलीज कर रहे हैं तो कभी आपने सोचा है कि आपकी ग्लैंड्स क्यों गलत हार्मोन रिलीज कर रही हैं? क्योंकि आपने यहाँ पर तनाव ले रखा हुआ है। यह है सबसे बड़ी बीमारी। और तनाव वर्ड को हमने बहुत आसानी से ले लिया है कि भाई मुझे बहुत काम है तो तनाव आ गया। नहीं, हो सकता है उसमें तनाव ना हो। रियल तनाव है आपके लिए पेनफुल मेमोरीज का पड़े होना, ग्रीफ का पड़े होना, रिवेंज का पड़े होना, हर्ट आपके पास पड़ी हुई है, किसी ने हर्ट किया हुआ है, आपके पास फेल्योर का पड़ा होना, पास्ट के अब्यूज का पड़ा होना, फ्यूचर की एंग्जाइटी का पड़ा होना, किसी डर का पड़ा होना। हर टाइम आप डर रहे हैं ये ना सिचुएशन आ जाए, आपकी इमेजेस चल रही है ये ना हो जाए, बच्चे स्कूल गए हैं कहीं बस ना पलट जाए, ठीक है ना? बार-बार आप देख रहे हो ताला तो नहीं लगा हुआ है, 50 बार ताला चेक कर रहे हैं रात को, ओसीडी हो गया है। याद रखिएगा ये तनाव है रियल, जिसके अंदर आपका माइंड फँसा हुआ है। तो अगर आप अपने हार्मोन को ठीक करना चाहते हैं तो 90% या 85% आपके माइंड का तनाव है और 15% आपका खाना। ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं मैं एक ऐसे खाने को खा रहा हूँ, जो किसी ने मुझे बताया है। माइंड की स्ट्रेस के बाद जो स्ट्रेस आती है हमें, 15% समझ लीजिएगा वो हमारे खाने से आती है, कि मुझे ये बता दिया कि ये खा लो, इस खाने में ये फ़ायदा है। लेकिन हो सकता है कि उस खाने के लिए मेरे जो सेंसर्स हैं गट के, वो एक्सेप्ट उसे नहीं कर रहे हैं। तो वो एक सेंसेशन मेरे माइंड को भेजेंगे और माइंड उसे रिएक्शन के लिए कह देगा। लेकिन इस बीच में मेरा माइंड स्ट्रेस में आ चुका है कि यहाँ पर कोई खतरा आ चुका है। जैसे आँखों के सामने टाइगर है, वैसे ही पेट में आपका अनवांटेड फूड है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को आपको समझना होगा। और कई बार लोग कहते हैं कि इस चीज़ से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। याद रखिएगा वो एक आदमी को होता है, दूसरे को नहीं होता। क्योंकि वो आदमी उस खाने के साथ नेगेटिवली ट्रिगर्ड है, तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। जहाँ तक लेडीज़ का सवाल है, उनके पास कई बार पहले से ही फ़ियर होता है कि जैसे ही वो समय आएगा उनको पेन होगा और उसमें वो बहुत परेशान होंगी। माइंड पहले से ही जानता है और वो माइंड उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे अधिकांश लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, उनका खाना पच चुका है और वो ट्रांसपोर्ट भी हो चुका है आगे तक, यानी कि जहाँ पर निकलने के लिए वो तैयार है।
लेकिन अधिकांश लोग जब उस प्रक्रिया को करते हैं, जब स्टूल पास करते हैं, तो इतने टेंशन में होते हैं कि अचानक उस जगह पर जाकर वो कहते हैं वाह व्हाट ए रिलीफ, और भूल जाते हैं। और ऐसे में माइंड उसे डिले करता है कि सिंस यू आर एंजॉयिंग द रिलीफ, लेट मी नॉट ओपन द स्पिंक्टर मसल, वो स्पिंक्टर मसल को खोलता ही नहीं है। इसी तरह से समझ लीजिएगा कि अगर वो लेडीज एक काम कर लें कि वो इमेजिन करें कि इस मोमेंट के बाद जब भी उनको वो मोमेंट आ रहा है, वो साइकिल आ रहा है, उस समय वो पूरी तरह से ओके हैं, अपने सामने एक पिक्चर बना लें। और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, यानी कि उस समय जब थोड़ा सा हल्का सा ऐंठन जरूर देती है बॉडी, क्योंकि वो इट वांट्स टू थ्रो द ओल्ड एग आउट, इट्स ए प्रक्रिया। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। ये बिना मतलब का जो डर है वो ऑलरेडी हमारे पास ट्रिगर्ड है। इसीलिए दूसरी बात, उनके पास मूड अगर स्विंग हो रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके अपने गट बैक्टीरिया के ऊपर काम करना होगा। गट बैक्टीरिया को जितना बेहतर कर लेंगे आप, उतना ही आपका मूड स्विंग होगा। जितना आपका मूड यहाँ पर स्विंग होगा, इसका मतलब है कि आपके पॉजिटिव केमिकल्स यहाँ पर बन रहेंगे। जितने यहाँ पॉजिटिव केमिकल, जिनको आप न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स कहते हैं, उतने ही बढ़िया प्रक्रिया आपकी बॉडी करेगी, यानी कि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स बढ़िया होगा। उतनी ही आप कम से कम आप ऐंठन को महसूस करेंगे, या ऐंठन होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इट्स जस्ट आई मीन गेम ऑफ विजुअलाइजेशन। यू कैन हेल्प योर सेल्फ बाई विजुअलाइजिंग, क्योंकि जैसे आप विजुअलाइज करते हैं, आपकी ग्लैंड्स इमीडिएटली उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देती हैं। सर एंड में मैं ये जानना चाहूँगी कि ये आपकी जो रिवर्स एजिंग हो रही है, कि आप और टाइम के साथ और यंग होते चले जा रहे हैं। जब मैं आपसे लास्ट टाइम मिली थी और अब मिल रही हूँ, और जब भी हम मिलते हैं हम ये देखते हैं कि रिवर्स एजिंग हो रही है, तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है? कुछ नहीं है, ये बहुत कॉमन है और बहुत नेचुरल है। मैं उसी प्लेफुल जोन में रहना सीख लिया है। मैंने अपनी रंजिशों को, अपने रिवेंजेस को निकाल दिया है। मैंने अपनी चिंताओं को हटा दिया है। मैं अपनी पेनफुल मेमोरी को हटाता रहता हूँ। मैं एंग्जायटी फ्री रहने के लिए एनएलपी 2.0 जो मेरी अपनी टेक्निक है, उन्हें करता रहता हूँ। मैं 3 ही वर्ड पर जीता हूँ। एक है रेस्ट, एक है डाइजेस्ट और एक है मैनिफेस्ट। आप माइंड से रेस्ट करें, बॉडी से रेस्ट करना सीखें। लोगों को पता ही नहीं कि रेस्ट करना क्या होता है। 90 मिनट के बाद हमारी बॉडी को अलर्टनेस और रेस्ट का एक साइकिल चाहिए, अल्ट्रेडियन रिदम। लोगों को नहीं पता है और वो अपनी बॉडी को ओवरराइड कर रहे हैं। हमारे माइंड को रेस्ट चाहिए, जो बेकार की मेमोरी आपने भर रखी है, उनको पता नहीं उन्हें हटाने का। न वो सीखना चाहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड से मेरे बैचेस भरते जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमें माइंड से रेस्ट करना, कैसे क्या करें? वहाँ तो बहुत सारे धन आई मीन बेकार की चीज़ें भरी पड़ी हैं। पहली चीज़ है रेस्ट करना सीखें। दूसरा है डाइजेस्ट, यानी कि जो आपने खाना खाया है उसे डाइजेस्ट करना सीखें। जो आपके पास गम है उसे डाइजेस्ट करना सीखें। और तीसरा है मैनिफेस्ट। फिर आप एक गोल बनाए लाइफ को जीने के लिए। ये कभी ना कहें कि अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। कभी ये शब्द ना बोले अब मैं जी कर क्या करूँगा। कभी ये मत कहें कि अब मैंने जीवन के सारे काम पूरे कर लिए। नहीं, हमेशा ये देखते रहें कि कल सुबह आपके लिए यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा काम है करने के लिए। अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा अपने फ्रंटल लोब पर लाते रहें। फ्रंटल लोब का मतलब होता है आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में जब आप बिंदी लगाते हैं, इसका एक सिंबल होता है। ये बिंदी ऐसी नहीं लगती या तिलक ऐसे ही नहीं लगता है। यहाँ पर हमारे यहाँ की जो हमारे माइंड की या ब्रेन की सेल्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ईज़िली वायर नहीं होती। यहाँ पर जितनी बढ़िया तरीके से आप अपनी इमेजेस को डालेंगी, वही रियलिटी आपका ब्रेन बना लेगा और उसी चीज़ को ले लेगा। आप इस यकीन को छोड़ दें कि समय के साथ आप बूढ़े होंगे, बिल्कुल आपकी सेल काम करे उसी तरह से रहेगी, लेकिन आप ग्रेसफुली एजिंग करिएगा। मैं अब 65 का हो रहा हूँ और ये बाल नेचुरल हैं। सही बात तो ये है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ से 31 साल की उम्र में उड़ने लगे थे। लोगों ने कहा था ये एलोपेशिया है और ये वापस नहीं आएँगे। मुझे रूमेटाइड अर्थराइटिस भी हुई थी, जहाँ पर डॉक्टर ने कहा था तुम खड़े नहीं हो पाओगे, और जबकि मैं 7, 8, 10 किलोमीटर खूब आराम से चलता हूँ रोज़ाना, मैं जिम, जुम्बा भी करता हूँ। रिवर्स एज आई मीन एजिंग को रिवर्स करने के लिए सिंपल रूल है, आप माइंड से फ्री हो जाएँ। डाइजेस्ट करने के लिए अपने फूड को चूज़ करें सही तरीके से। वो आपका पेट बता देगा, किसी भी खाने को देखकर आपका पेट बता देगा, इसमें से ये हटा दो। लेकिन इतनी जल्दी हम खाने को करते हैं कि आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता है। अगर आप 2 मिनट के लिए उस खाने को देख लें तो और आँख आँख बंद कर लें, खाने से पहले आप कहेंगे इसमें से ये हटा दो। मेरी फीलिंग ही बदल चुकी है, करके देख लीजिएगा। खाना खाने के बाद आप आँखें बंद कर लें, आपका पेट बता देगा इसमें ये खाना मुझे परेशान कर रहा है। इसे हम आई मीन इसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं, यानी कि फीलिंग पिक्चर में आ जाएगी। प्लस आप बढ़िया गोल्स बनाते रहिए।
कंट्रीब्यूट करते हैं लोगों की लाइफ में, ठीक है ना? और एक समता भाव से जिएँ, लोग गाली भी दे रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, ना उनसे कोई झगड़ा है, ना इनसे ही कुछ इतना सा काम करना है। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इतना कुछ सिखाने के लिए। और ये थैंक याद रखने वाली हूँ मैं, रेस्ट डाइजेस्ट एंड मैनिफेस्ट जीवन का मंत्र बनाकर चलना है आगे से। थैंक एग्ज़ैक्टली, यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू। सर। तो बहुत सारी बातें सीखी हैं हमने इस एपिसोड में, और अगर इस एपिसोड ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, और कमेंट करके बताना कि कौन सी ऐसी बात है जिसको कि आज से ही आप अपनी लाइफ में अपनाने वाले हो। और रेस्ट डाइजेस्ट मैनिफेस्ट, इसको अपनी लाइफ का मंत्रा बनाना है, और मुझे प्रॉमिस करना है कि आप इसको अपनी लाइफ का मंत्रा बनाओगे। ये कमेंट करके मेरे साथ प्रॉमिस जरूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ऐसी वैल्यूएबल कैंडिड टॉक्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।